साहित्य निधि में सुनिए प्रतिभा संपन्न कथाकार सुभाष नीरव की लिखी हुई कहानी दैत्य। प्रस्तुत है कहानी दैत्य। वे दिन मेरी बेकारी के दिन थे। मैं इंटर कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। माता पिता मुझे और आगे पढ़ाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर चुके थे। घर में मुझसे बड़ी दो बहनें थीं, विमला और शांता। विमला जैसे तैसे हाई स्कूल कर चुकी थी, लेकिन शांता 8वीं जमात से आगे न बढ़ सकी। माता पिता वैसे भी लड़कियों को अधिक पढ़ाने के पक्ष में कतई नहीं थे। उनका विचार था कि अधिक पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए अपनी बिरादरी में वर ढूंढने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। दोनों बहनें घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाती थीं। उन दोनों की बारियां बंधी थीं। सुबह का काम विमला देखती थी, शाम का शांता। बीच बीच में माँ दोनों का साथ देती रहती। पड़ोस या अपर्णा आंटी से विमला सिलाई कढ़ाई सीख चुकी थी और शांता अभी सीख रही थी। पिता एक सरकारी फैक्ट्री में वर्कर थे। फैक्ट्री में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो लोहे की कुश्ती लड़ते और शाम को हारे हुए योद्धा की भांति घर में घुसते। पिछले 1 साल से फैक्ट्री में ओवर टाइम बिल्कुल बंद था। ओवर टाइम का बंद होना फैक्ट्री के वर्करों पर गाज गिरने के बराबर होता था। केवल तनख्वाह में जैसे तैसे ही खींच खांच कर महीना निकलता। हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक न थी, बल्कि दिन ब दिन और चरमराती जा रही थी। ऊपर से जवान होती लड़कियों और बेकार बैठे लड़के की चिंता। ये 2 प्रमुख कारण थे जिसके कारण पिता दिन रात परेशान रहते। चिंता में उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। धीरे धीरे उनके शरीर पर से मांस गायब होता जा रहा था और हड्डियां उभरने लगी थीं। वो नौकरी से रिटायर होने से पूर्व दोनों लड़कियों की शादी कर देना चाहते थे। ऐसी स्थितियों में उनकी नज़रें मुझ पर टिकी थीं और वो कहीं भीतर से आशान्वित भी थे कि उनका बेटा इस विकट स्थिति में उनका सहारा बनेगा और उनके कंधों पर पड़े बोझ को कुछ हल्का करेगा। मैं उनकी आंखों में तैरती अपने प्रति उम्मीद की किरणों को नाउम्मीदी के अंधेरों में तब्दील नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए मैं उस समय किसी भी तरह की छोटी मोटी नौकरी के लिए तैयार था, लेकिन नौकरी पाना इतना आसान नहीं था। बेकारी के मरुस्थल में भटकते हुए मुझे 1 साल से भी ऊपर का समय होने जा रहा था, पर कहीं से भी उम्मीद की हल्की सी भी किरण दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी। मेरे सामने जो बड़ी दिक्कत थी वो ये कि घर पर कोई अखबार नहीं आता था। पड़ोस में मैं किसी के घर बैठकर अखबार पढ़ना नहीं चाहता था। दरअसल मैं हर उस सवाल से बचना चाहता था जिसे हर कोई मुझे देखकर मेरी तरफ उछाल देता था। क्यों, कहीं लगे या अभी यूं ही? इस सवाल का नकारात्मक उत्तर देते हुए मुझ में हीनता का बोध पैदा हो जाता और मुझे लगता मैं एक बेकार, आवारा, फालतू, निकम्मा लड़का हूँ जिसे अपने बुढ़ाते बाप पर जरा भी तरस नहीं आता। उस जैसे लड़के तो ऐसी स्थिति में माँ बाप का सहारा बनते हैं और एक मैं हूँ कि अखबार के लिए मैं सुबह 9-10 बजे तक घर से निकल पड़ता। 2-1 किलोमीटर पर बने पनवाड़ी के खोखों पर पहुँच हिचकते हुए अखबार उठाता। एक पर हिंदी का अखबार देखता तो दूसरे पर अंग्रेजी का। अखबार कोई दूसरा पढ़ रहा होता तो मुझे इंतज़ार भी करना पड़ता। अखबार में से सिचुएशन वैकेंट के कॉलम देखता, कागज़ पर नोट करता और पोस्ट ऑफिस जाकर एप्लीकेशन पोस्ट करता। ठीक इन्हीं दिनों पिता का परिचय राधेश्याम से हुआ था। राधेश्याम एक ठेकेदार था जो सरकारी गैर सरकारी कारखानों से तरह तरह के ठेके लिया करता था। सन 47 के विभाजन में पिता लाहौर के जिस गांव से अपना सब कुछ गंवाकर भारत आए थे, राधेश्याम भी उसी के आसपास के इलाके का था। यही कारण था कि पिता उसमें दिलचस्पी लेने लगे थे और एक दिन राधेश्याम को अपने घर पर ले आए थे। जीप जब हमारे सरकारी क्वार्टर के बाहर आकर रुकी तो मोहल्ले के बच्चों के लिए कौतूहल का विषय थी। आस पड़ोस वालों के लिए आंखें फाड़कर देखने की चीज़, खैराती लाल और उसके घर के बाहर जीप। पिता ने राधेश्याम से अपने बच्चों का परिचय कराया था। ये हैं मेरी दोनों लड़कियां विमला और शांता, और यह है मेरा बेटा सुशील, अभी पिछले साल इंटर किया है 2nd डिवीज़न में। राधेश्याम ने बंद गले का कोट पहन रखा था, गले में मफलर, सर पर रोएदार टोपी। कुल मिलाकर वो हमारे लिए आकर्षण का केंद्र था। पिता ने सुनाते हुए खासकर मुझे और माँ को कहा था, अरे इनकी बहुत सी फैक्ट्रियों में जान पहचान है,
ठेकेदारी का कारोबार है इनका। लाहौर में जिस गांव में हम लोग रहते थे उसके पास के ही गांव के थे इनके पिताजी। यानी राधे श्याम अपनी ही बिरादरी का आदमी है, पिताजी ये कहना चाहते थे। इसके बाद जैसा कि प्रायः होता, पिताजी उन पुराने दिनों की यादें ताज़ा करने लगे थे। सन 47 के विभाजन के दहशतज़दा किस्से सुनाने लगे थे कि कैसे वे लोग अपनी सारी ज़मीन जायदाद, रुपया पैसा, मकान आदि छोड़ छाड़ कर कटी हुई लाशों के ढेर में छिपते, धूं धूं कर जलते मोहल्लों गलियों में से डर डर कर भागते निकलते, प्यास लगने पर छप्पड़ों अर्थात पोखरों का गंदा पानी पीते, जान बचाते किसी तरह हिंदुस्तान में घुसे थे। उनका अंदाज़े बयां ऐसा होता कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। दूसरे बार जब राधे श्याम घर आया तो पिता ने अपने मन की बात कह दी। आपकी तो इतनी जान पहचान है जी, कहीं किसी फैक्ट्री में अड़ा दो ना हमारे सुशील को, इंटर पास है। हाँ हाँ करूँगा मैं बात, आप चिंता ना करें, राधे श्याम ने दिलासा देते हुए कहा। अरे अपनों को नहीं लगवाएंगे तो किसे लगवाएंगे, आप फिक्र ना करें जी, जहाँ कहोगे लगवा दूँगा। बस फिर क्या था, पिताजी की दिलचस्पी राधे श्याम में बढ़ गई। जिस दिन उन्हें मालूम होता वो फैक्ट्री आया है वो उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले आते। इस प्रकार राधे श्याम का आना जाना हमारे घर में बढ़ने लगा था। अब वो जब कभी फैक्ट्री आता सीधा हमारे घर पहुंचता, चाहे पिता घर पर होते या ना होते। पिता की अनुपस्थिति में राधे श्याम जब भी हमारे घर में घुसता पूरे घर में चहल पहल शुरू हो जाती। घर में तेल घी ना होने पर पड़ोस से मूंग कर प्याज की पकौड़ियाँ तली जाती। चाय के कप उठाकर राधे श्याम को पकड़ाने के लिए दोनों बहनों के बीच होड़ लग जाती। माँ राधे श्याम से अपना ही घर समझो कहती रहती। खाने का वक्त होता तो जबरन खाना खिलाया जाता। वो उठकर जाने लगता तो बहनें उससे थोड़ी देर और रुकने का इसरार करने लगती। पिताजी आ जाएं तो चले जाइएगा। और राधे श्याम कई कई घंटे हमारे यहाँ बिताकर लौटने लगा। इस बीच कई महीने बीत गए। राधे श्याम हमारे यहाँ आता, ठहरता, गपशप करता और खाना खा पी कर चला जाता। वो आता तो बहनों के चेहरे खिल उठते और जाता तो उन्हीं चेहरों पर उदासी के रंग पुत जाते। पिता उससे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे। हर रोज़ वो सोचते आज वो आएगा और कहेगा मैंने सुशील के बारे में फला फैक्ट्री में बात कर ली है, कल से उसे भेज दो। पर होता इसका उलट। राधे श्याम आता, इधर उधर की बातें करता, हंसता हंसाता, खा पी कर चलता बनता। जितनी देर वो घर पर रुकता पिताजी की आंख और कान उसी की ओर लगे रहते। पिता की बेसब्री का बांध अब टूट रहा था। आखिर उन्होंने हिम्मत कर एक दिन फिर राधे श्याम से मेरे बारे में बात की। वो जैसे सोते से जागा था। अरे मैं तो भूल ही गया था, आपने भी कहाँ याद दिलाया। राधे श्याम को सोचते हुए बोला, आप फिक्र न करें जी, अब आपने याद दिलाया है तो इसे कहीं ना कहीं ज़रूर अड़ा दूंगा। इसके बाद उसने खाना खाया और चला गया। पिता इतने में ही फूल कर गुब्बारा हो गए थे। काफ़ी देर तक वो हमारे सामने उसका गुणगान करते रहे और फिर पूरा एक महीना राधे श्याम दिखाई नहीं दिया। एक दिन दोपहर के समय हमें क्वार्टर के बाहर जीप आकर रुकी। शांता दौड़कर बाहर निकली। देखा राधे श्याम था। उसके हाथ में एक पैकेट था जिसे लेकर शांता झूमती हुई भीतर दौड़ गई थी। क्या है? मेरे प्रश्न को उसने अनसुना कर दिया था। अब वो पैकेट विमला के हाथ में था। विमला के चेहरे पर भी खुशी के भाव तैर आए थे। मैं चीख सा उठा, क्या है इसमें? तुम्हें क्या कुछ भी हो, अंकल हमारे लिए लेकर आए हैं तो तुम्हें क्यों जलन होती है? शांता ने पलट कर मेरी चीख का जवाब दिया। मुझे उससे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। आज तक वो मुझसे ऊंची आवाज़ में नहीं बोली थी। मैं कुछ और कहता कि बीच में माँ आ गई। अरे कुछ नहीं है, दोनों की साड़ियाँ हैं इसमें, मैंने मंगवाई थी। अब तक चुप बैठा राधे श्याम एकाएक हंसते हुए बोला, अहमदाबाद गया था, लौटते वक्त सोचा लेता जाऊं, सस्ती हैं। फिर मेरी ओर मुखाते भोगते हुए बोला, तुम्हारे लिए भी पैंट शर्ट देखी थी पर सोचा मालूम नहीं तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, इसलिए नहीं ला सका। अब की बार जाऊंगा तो पूछ कर जाऊंगा। शाम 6 बजे तक वो हमारे घर पर रहा। अहमदाबाद की बातें बताता रहा। माँ और बहनें तन्मय होकर सुनती रहीं। पिता के फैक्ट्री से लौटने का वक्त हुआ तो राधे श्याम उठकर जाने लगा। माँ ने कहा, उनके आने का वक्त हुआ तो आप जा रहे हैं? इतने दिनों बाद आए हैं, उनसे मिलकर ही जाते। राधे श्याम को रुकना पड़ा। कुछ ही देर बाद पिताजी आ गए। वो तपाक से उनसे मिला
और उनके कुछ बोलने से पहले अपने अहमदाबाद चले जाने की बातें करने लगा। पिता चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। बहनें उठकर पहले ही दूसरे कमरे में चली गई थीं और माँ रसोई में चाय का पानी चढ़ाने लगी थी। कुछ एक क्षणों तक कमरे में चुप्पियों का बोलबाला रहा। एकाएक राधे श्याम ने मुंह खोला। अगले हफ्ते फिरोज़ाबाद आगरा जा रहा हूँ, वहाँ की कई फैक्ट्रियों में मुझे काम है, सुशील के लिए बात करूँगा। पिता अभी भी चुप थे, वो सुन रहे थे बस। सुशील को साथ लेता जाऊँगा, आमने सामने की बात हो जाएगी। राधे श्याम मेरी ओर देखकर बोला, कभी आगरा गए हो? ताज देखने की चीज़ है, इस बहाने तुम उसे भी देख लेना है। मेरे मन में ताजमहल देखने की इच्छा पिछले कई सालों से थी। कॉलेज की ओर से एक टूर गया था, छात्र छात्राओं का। सबने 100-100 रुपये मिलाए थे, मैं 100 रुपयों के कारण न जा सका था। इधर ही कहीं देखते तो अच्छा रहता, इतनी दूर। पिताजी के मुंह से काफ़ी देर बाद बोल फूटे थे। लगता था जबरन आवाज़ को भीतर से बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हों। अरे भाई साहब, 1-2 साल उधर कर लेगा, कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इधर किसी अच्छी फैक्ट्री में लगवा दूंगा, आप फिक्र क्यों करते हैं। उस दिन मैं बहुत खुश था। एक दिन पहले ही मैंने अपनी इकलौती पैंट शर्ट धोकर प्रेस करा कर रख ली थी और दिनों की अपेक्षा उस दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया था और नहा धोकर तैयार होकर बैठा था। पिताजी के फैक्ट्री चले जाने के तुरंत बाद राधेश्याम पहुंचा था। कुछ देर बैठने के बाद उसने आवाज़ लगाई, अरे भाई तुम लोग जल्दी तैयार हो, नहीं तो लौटने में देर हो जाएगी। मैं तैयार था और राधेश्याम मुझे देख चुका था, लेकिन उसका तुम लोग मुझे हैरान करने लगा। थोड़ी देर में सारी स्थिति साफ हो गई। शांता और विमला तैयार होकर बाहर निकल आई थीं। मेरा सारा उत्साह एकाएक ठंडा पड़ गया। मेरी इच्छा कपड़े उतार कर फेंक देने की हुई। बहनों की हंसी मुझे अंदर तक चुभ रही थी। राधेश्याम की चालाकी पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरी और पिता की अनुपस्थिति में राधेश्याम और बहनों के बीच जरूर कोई खिचड़ी पकती है। मुझे नौकरी दिलाने नहीं, इस बहाने विमला और शांता के साथ मौज मस्ती के उद्देश्य से जा रहा था वो। कोई नहीं जाएगा, ना मैं, ना शांता, ना विमला, मैं चीख कर कहना चाहता था, पर चीख मेरे अंदर ही तड़फड़ा कर दम तोड़ गई। माँ को भी शायद इस बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। दोनों लड़कियों को तैयार हुआ देख उसने पूछा, तुम दोनों कहाँ चली तैयार होकर? राधेश्याम उठकर आगे बढ़ाया, बोला, बच्चियां हैं, ताज देखने की उत्सुकता होना स्वाभाविक है बच्चों में। इस बहाने सुशील के संग ये भी घूम लेंगी आगरा, कहाँ रोज रोज जाना होता है। वो तो ठीक है, पर इनसे पूछे बिना मैं कैसे लड़कियों को भेज सकती हूँ? ये फिर कभी चली जाएंगी। अभी तो आप सुशील की नौकरी के लिए जा रहे हैं, जाने कहाँ कहाँ किन किन फैक्ट्रियों में जाना रुकना पड़ेगा आपको। आप सुशील को ही ले जाएं। माँ की बात पर राधेश्याम भीतर ही भीतर मन महसूस कर रह गया था, ऐसा उसके चेहरे से लग रहा था। बहनों के चेहरे लटक गए थे। लटके हुए चेहरे लिए वे पैर पटकती हुई अंदर दौड़ गई थीं। क्षण भर को गमी जैसा वातावरण बन गया था। राधेश्याम चुप था, माँ दुविधा में थी, मैं खुश भी था और नहीं भी। चलो, राधेश्याम ने मेरी ओर देखकर कहा और जीप में जाकर बैठा। जीप स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी भी माँ के पास असमंजस की स्थिति में खड़ा था। माँ ने पल्लू में बंधे 100 रुपये मुझे थमाए और कहा, रख ले, ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। मैं चुपचाप जाकर जीप में बैठ गया। मेरे बैठते ही जीप झटके से आगे बढ़ गई। दोपहर का समय था जब फिरोज़ाबाद की एक फैक्ट्री में हमारी जीप घुसी। पूरे रास्ते न राधेश्याम मुझसे बोला था, न मैं ही राधेश्याम से। जीप से उतरकर वो सीधे फैक्ट्री में जा घुसा था। मैं वहीं जीप में बैठा रहा। कोई 1 घंटे के बाद वो फैक्ट्री से निकला। मुझे अब कुछ कुछ भूख व प्यास लगाई थी। जीप अब फिर सड़क पर दौड़ रही थी। आधे घंटे के सफ़र के बाद जीप फिर एक फैक्ट्री के बाहर रुकी। मुझे उतरने का इशारा हुआ। मैं उतर कर राधेश्याम के पीछे हो लिया। रिसेप्शन पर मुझे बिठा वो फैक्ट्री में घुस गया। 20-25 मिनट बाद राधेश्याम लौटा तो बेहद खुश नज़र आ रहा था। मैंने सोचा नौकरी की बात पक्की हो गई लगती है शायद। रिसेप्शन पर बैठे एक आदमी से उसने हंस हंस कर बातें की और फिर उसे लेकर फैक्ट्री के बाहर बने खोखे पर चाय पीने लगा। रिसेप्शन के शीशे के दरवाज़ों के पार मैं उन्हें चाय पीता देखता रहा। दोनों को चाय पीते देख मेरी भूख व प्यास एकाएक तेज़ हो उठी थी। वहाँ से निकलने के बाद जीप फिर दौड़ रही थी सड़क पर। राधेश्याम अब कोई फिल्मी गीत गुनगुनाते हुए मस्ती में जीप चला रहा था। एकाएक बोला,
मालूम है, अभी हम जिस फैक्ट्री में गए थे उस फैक्ट्री से मुझे नेट 1.5 लाख का मुनाफा होने जा रहा है। ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा ठेका होगा। उसके चेहरे पर रौनक थी। वो किसी फिल्मी हीरो की तरह जीप चला रहा था, झूमता गाता सीटी बजाता। सरकार से हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाली कांच की छोटी चिमनियों का ठेका मिला है, 1 लाख चिमनियों का। ये फैक्ट्री बनाने को तैयार हो गई है। प्रति चिमनी फैक्ट्री का 2.5 रुपया खर्च होगा। 3.5 में मुझे देगी, मैं उसे सरकार को 5 में दूंगा, यानी 1 लाख चिमनियों पर नेट 1.5 लाख का लाभ। उसकी खुशी का कारण अब मुझसे छुपा नहीं था। उसकी खुशी के पीछे मेरी नौकरी आदि की कोई बात नहीं थी। यह तो उसके ठेके में हो रहे मुनाफे की बात थी। मेरी नौकरी की बाबत उसने कोई बात भी नहीं की होगी, इसमें मुझे संदेह हो रहा था। राधे श्याम के अनुसार अब हम आगरा के बहुत नज़दीक चल रहे थे। इससे पूर्व रास्ते में एक छोटी फैक्ट्री में राधे श्याम ने मेरी नौकरी की बात की थी। मैनेजर ने फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं होने पर खेद प्रकट किया था। साथ ही भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर बुलाने का आश्वासन देते हुए मेरे पर्टिकुलर्स आदि रख लिए थे। हमारी जीप एक बार फिर एक फैक्ट्री के बाहर रुकी। इस बार राधे श्याम भीतर घुसा तो 2 घंटों से भी अधिक समय लगाकर बाहर निकला। जीप में बैठे बैठे उसका इंतज़ार करते मैं तंग आ गया था। इस बीच मैंने फैक्ट्री के बाहर बने हैंडपंप से पानी पिया था और वक्त काटने के लिए इधर उधर चहलकदमी करता रहा था। पानी पीने के बाद मेरी भूख तेज़ हो उठी थी। सुबह हल्का सा नाश्ता करके ही चला था मैं। पास ही ढाबे नुमा एक दुकान थी। सोचा राधे श्याम के बाहर निकलने से पहले कुछ खा लूँ। पैसे तो थे ही मेरे पास, मगर तुरंत ही जाने क्या सोचकर मैंने अपने इस विचार को झटक दिया। दरअसल मैं भीतर से भयभीत था कि कहीं राधे श्याम बाहर ना निकल आए और मुझे खाता हुआ न देख ले। मैं जीप में बैठ गया और अपना ध्यान इधर उधर उलझाने लगा, लेकिन ये सिलसिला अधिक देर न चला। भूख के मारे मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द शुरू हो चुका था। तभी राधे श्याम बाहर निकला। शाम के 4:30 का वक्त हो रहा था तब। जीप में बैठते हुए राधे श्याम बोला, इस फैक्ट्री का मैनेजर बाहर गया है। होता तो तुम्हारी बात पक्की थी, अपना यार है, साथ साथ पढ़े हैं हम। जीप स्टार्ट करो, बोला, तुम्हें ताज दिखा दें फिर लौटते हैं। बहुत देर हो जाएगी, नहीं तो रात 11 से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। मैं चुप था। ताज देखने की इच्छा ने थोड़ी देर के लिए मेरी भूख को कम कर दिया था। कुछ किलोमीटर चलने पर ही ताज दिखने लगा था। राधे श्याम बोला, वो देखो ताज कितना सुंदर लगता है। दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई खूबसूरत सफ़ेद परिंदा आकाश में उड़ने को तैयार बैठा हो, है ना? मैं उत्सुकता भरी नज़रों से ताज देखने लगा। देख लिया, आप यहीं से लौट चलें? क्यों? राधे श्याम जीप धीमी करता हुआ बोला। मुझे लगा मेरी सारी उत्सुकता का किसी ने जैसे हाथ बढ़ाकर बेरहमी से गला घोंट दिया हो। फिर कभी आएंगे सभी, तब देखेंगे करीब से। ग्रुप में देखने में कुछ और ही मज़ा है। जीप रुक गई थी। राधे श्याम की आंखें मेरे चेहरे पर स्थिर थीं। शायद वो मेरी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं तो आज ही ताज देख कर जाऊँगा। इतने नज़दीक पहुँचकर मैं बिना देखे नहीं जाऊँगा। मैं हैरान था, मेरे गले से ये सब कैसे निकला? मेरा चेहरा तना हुआ था, आंखें अभी भी ताज को देख रही थीं। राधे श्याम ने बिना कुछ बोले जीप सड़क पर दौड़ानी आरंभ कर दी। कोई आधे घंटे बाद हम ताज के पास थे। जीप पार्क कर राधे श्याम बोला, मैं यहीं ठहरता हूँ, तुम आधे घंटे में देख दाख कर आओ। मैं यहीं पर मिलूँगा, ठीक? मैं अपनी अंतड़ियों में तेजी से छुरी की तरह कुछ घुमड़ता हुआ महसूस कर रहा था। भूख और सिरदर्द की वजह से खूबसूरत दिखने वाला ताज अब मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा था। अनमने भाव से मैं ताज की ओर बढ़ा। दूर से खूबसूरत सफ़ेद परिंदे सा दिखने वाला ताज मुझे अब किसी विशाल सफ़ेद दैत्य सा लग रहा था। उसकी चारों मीनारें मुझे लंबी लंबी बाहों के समान लग रही थीं। एक औरत की लाश को अपने चंगुल में फंसाए दैत्य हंस रहा था। लगता था सिर की नसें फट पड़ेंगी। पेट की अंतड़ियों में ऐंठन हो रही थी। मैं इस दैत्य के साए से खुद को जल्द ही बाहर निकाल लाया। बाहर निकल कर देखा, राधे श्याम कहीं नहीं था। जीप भी खाली थी। लोगों के आते जाते हुजूम में मैं राधे श्याम को ढूंढता रहा था कुछ देर तक। भूख और सिरदर्द के कारण मुझे चक्कर आ रहा था। लगता था किसी भी क्षण गिर पड़ूंगा।
एकाएक मुझे सामने कुछ ही दूर पर बने रेस्टोरेंट के बाहर बिछी एक बेंच पर राधेश्याम पूड़ियाँ खाता हुआ दिखाई दे गया। वो जल्दी जल्दी मुंह चला रहा था। ठीक इसी क्षण मैंने अपने भीतर ऊपर से नीचे चीरती जाती तेजाब की एक धार को महसूस किया। मैं अधिक देर वहाँ खड़ा न रह सका। वहाँ से हटकर मैंने तुरंत बस स्टैंड के लिए रिक्शा किया। घर पहुँचने के लिए माँ के दिए हुए 100 रुपये मुझे काफ़ी लग रहे थे। आप सुन रहे थे सुभाष नीरव जी की लिखी हुई कहानी दैत्य।